पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, आप देख रहे हैं BC24 में न्यूज राउंडअप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सबसे पहले बुलेटिन में आपको बड़ी खबर बता दें। मुंबई में महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत पहुंच चुका है और ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से भारत ने हरा दिया है। जमीमा ने शानदार शतक जड़ा और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 239 रनों का टारगेट दिया था। भारतीय महिला टीम का सबसे सफल ये रन चेज था और हरमनप्रीत ने 89 रन बनाए। जमीमा ने 127 रनों की नाबाद पारी खेली। फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला है और 2 नवंबर को मुंबई में फाइनल जंग खेला जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मुंबई से, जहां पर अब भारत महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया और जमीमा ने शानदार शतक जड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 239 रनों का टारगेट दिया था। जमीमा ने 127 रनों की नाबाद पारी खेली। फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब आगे का मुकाबला होगा। 2 नवंबर को यह फाइनल मैच मुंबई में खेला जाएगा। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। भिलाई में युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां प्रेमिका के भाइयों ने प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल खुर्सीपार के मांझी मोहल्ले में धीरज सरोज का प्रेम प्रसंग उसके घर के सामने रहने वाली युवती से चल रहा था। पहले भी दोनों परिवार के बीच इस मामले को लेकर विवाद हो चुका था। इसी बीच गुरुवार सुबह युवती ने धीरज को अपने घर मिलने बुलाया और इस दौरान युवती के भाइयों ने युवक को देख लिया और उसका सिर दीवार पर पटका और गले को भी दबाया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह उसके घर की लड़की आई थी बुला के ले गई। ये लोग प्लान बना के रखे थे मारने का, और घर में ले जाके उसको गला दबा के और मारपीट भी किया, गला दबा के उसको मार दिए। 3-4 लोग मिलकर उसका बेटा था यही थी, बुला के ले गए उसकी बेटी साथ। वो चले गया, जैसे वहाँ गया गेट पर पकड़ के मारना चालू कर दिया, भागते फिर मत मारो करके एक बार मेरे घर में घुस के अंदर ले गए। मेरे को खाने नहीं दिए, छूने नहीं दिए, पूरा खून से नहा लिया था सर। उसका बेटा और सूरज मेरे को मार के भगा दिए सर, घुसने नहीं दिए। जब मैं चिल्लाई तो सब मोहल्ले वाले आए सर। तर सूरजपुर में एक ऑटो ड्राइवर की हैवानियत सामने आई है। किस न देने पर और आरोपी ऑटो ड्राइवर ने महिला की हत्या कर दी। वारदात 25 अक्टूबर की है। सोनवाही गांव की पीड़िता सब्जी बेचकर लौट रही थी। रात होने पर उसने घर जाने के लिए ऑटो चालक राहुल कुशवाहा से लिफ्ट लिया। पीछे सीट पर सामान होने के कारण उसे मजबूरन ऑटो ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर बैठना पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद आरोपी राहुल की नीयत खराब हो गई। वो महिला से छेड़छाड़ करने लगा, लेकिन जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, मौके से फरार हो गया। वारदात के दूसरे दिन सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने सच्चाई उगल दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर उसे जेल भेजा। सीसीटीवी में रोका ब्रेकर के पास, किस मांगा नहीं दी तो मैं नोट लगा बता दूंगी ऐसे वैसे करके। तो दौड़ाया थोड़ा सा तो गिर गई रोड के बगल में। फिर बगल में गड्ढा था, फिर आने लगा, बाइक देखा था तो उस डर के वजह से फिर गड्ढा में ढकेल दिया। फिर वहीं जाके गला दबाया, फिर आके मुंह दबाया। इसकी डेड बॉडी मिली है। जब इन्होंने ढूंढने निकले तो इस पर पुलिस ने मर्ग कायम करके जब पीएम रिपोर्ट निकाली तो पता चला कि गला दबा के इसकी हत्या की गई है। डाउटफुल जो ऑटो वाला है उसको पकड़ा, उठाया, पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद फिर इसने कबूल किया अपना। इस पर इसको गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। बालोद के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र में 28 अक्टूबर को अधेड़ की लाश मिलने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मृतक के बेटे और मां को गिरफ्तार किया है। घर में शराब पीने के बाद विवाद करने से गुस्साए बेटे ने मां के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपियों ने शव को बोरी में भरकर जंगल में फेंक दिया था। दरअसल ये पूरा मामला डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र के गुरामी गांव का है। 28 अक्टूबर को जंगल में एक अधेड़ की खून से सनी हुई लाश मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त अरजपुरी गांव निवासी 53 वर्षीय भूषण नेताम के रूप में की थी और उसके बाद पुलिस की टीम मृतक के घर जांच करने पहुंची। पुलिस को घर में खून के कुछ धब्बे मिले हैं और इसके
आधार पर पुलिस को शंका हुई और मृतक भूषण नेताम के बेटे लीलेश नेताम और उसकी मां सकुल बाई से पूछताछ की, जिसमें दोनों आरोपियों ने हत्या की बात को कबूला है। आए दिन शराब पीकर मृतक अपनी पत्नी और बच्चों से मारपीट करता था, जिसके कारण विवाद घर में हुआ और उसी दौरान उसके जो 24 वर्षीय पुत्र है उसने धारदार हथियार से उसके सिर पर मारकर उसकी हत्या कर दी और हत्या कर साक्ष्य को छिपाने के उद्देश्य से अपनी मां के साथ मोटरसाइकिल में उसे गुरामी के जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने विवेचना में सभी तथ्यों और संकलनों के आधार पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। खबर सागर के देवरी थाना क्षेत्र से है, जहां कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण उसके आए दिन अपने माता पिता से लड़ाई होती थी। बीती रात भी आरोपी ने मां से पैसे मांगे, मां ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी ने गाली गलौज की और लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आए पिता पर भी हमला किया, जिससे दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू की है। शिवराज क्या थोड़ा बार बार उसका स्वभाव ऐसा है कि बार बार गुस्सा आता रहता है उसको, तो उसने कल अपने माता पिता से पैसे मांगे होंगे तो उन्होंने माता पिता ने मना कर दिया, गाली माली देने लगी। इस चक्कर में वो आवेश में आके क्रोध में आके उसने दोनों की अपने घर पे पड़ा एक लोहे के सब्बल से मारपीट करके हत्या कर दी दोनों। इस संबंध में उसको गिरफ्तार कर लिया है, वो आज माननीय न्यायालय उसको पेश करेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 3 अलग अलग जिलों में 4 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। पहली कार्रवाई चांपा एसडीएम कार्यालय में हुई, जहां भू अर्जन शाखा में पदस्थ अमीन पटवारी बिहारी सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर राजकुमार देवांगन को 1,80,000 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी बिलासपुर टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। दूसरी कार्रवाई में जिला बस्तर में तहसील कार्यालय दरभा का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। मुआवजा राशि दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। इधर मनेन्द्रगढ़ में सब इंजीनियर छत्रपाल बंजारे को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आरोपी इंजीनियर ठेकेदार ने 21,000 रुपए की रिश्वत ली थी और काम के बदले ठेकेदार से पैसे मांगे थे। आरोपी सब इंजीनियर को निलंबित किया गया। धार के औद्योगिक क्षेत्र प्रथमपुर में रेलवे के पुल निर्माण के दौरान क्रेन गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने बीच सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मुआवजे और मृतकों के एक परिजन को नौकरी देने की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों को समझाइश दी। मृतकों के परिजनों को 12-12 लाख रुपए का मुआवजा और ठेकेदार की कंपनी में एक परिजन को नौकरी देने का आश्वासन दिया। ब्रिज निर्माता रेलवे वाले या प्रशासन की लापरवाही की वजह से कि क्रेन पिकअप पे गिरने से हमारे 2 परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग 2 की डेथ हो गई है। उसके विरोध में और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने के लिए हम लोग यहाँ पे आज हमारी मांग के समक्ष हम लोग बैठे हैं। तो धरना प्रदर्शन किया गया था, उनकी कुछ 3 मांगे थी, जिसमें से पहली मांग मुआवजा को लेकर थी। तो उसके लिए परिवार को जो है 12 लाख का जो एक मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही इन परिवार में किसी एक वयस्क को जो भी होंगे उनको ठेकेदार द्वारा उनकी कंपनी में नौकरी दी जाएगी। इसका कार्रवाई करी जाती थी, वो पुलिस द्वारा की गई है इसमें। इधर भोपाल एम्स के इमरजेंसी गेट के सामने कुछ डॉक्टरों ने नशे में जमकर उत्पात मचाया। यहां कार खड़ी कर डॉक्टर शराब पार्टी कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस उन्हें रोकने पहुंची तो डॉक्टरों ने पुलिस को ही औकात में रहने की चेतावनी दे दी। इतना ही नहीं, शराबी डॉक्टरों ने पुलिस को चैलेंज करते हुए कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। 10 साल से इसी तरह गेट पर हम शराब पी रहे हैं। घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया। वहीं बाग सिवनिया पुलिस ने मामले में 2 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही एम्स प्रबंधन ने भी एक्शन लेते हुए 1 डॉक्टर को बर्खास्त और 2 पीजी छात्रों को सस्पेंड किया है। हैं जो अपने आप को एम्स का डॉक्टर बता रहे थे, तो उनके द्वारा पुलिस से बदतमीजी भी की गई और कुछ गाली गलौच भी की गई। इसके संबंध में भी वीडियोज़ हैं, तो उस पर से संज्ञान ले लिया गया है पुलिस द्वारा। जो वीडियो उसमें 1-2 डॉक्टर दिख रहे हैं जो पुलिस की जो कार्रवाई उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। बाकी 1-2 उनके अन्य साथी भी हैं, तो बिल्कुल चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी।
पन्ना के अजयगढ़ थाना क्षेत्र की एक महिला ने भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश यादव पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया। महिला ने लिखित शिकायत में बताया कि भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश यादव ने उसके पति को शराब पिलाकर मारपीट की, जिसकी शिकायत थाने में की गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और कार्रवाई नहीं होने के कारण महिला ने एसपी ऑफिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी ओर मंडल अध्यक्ष सुरेश यादव ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वो महिला को नहीं पहचानता है। ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ, मतलब गलत हरकत कर रहे हैं मेरे साथ में। कौन है ये? सुरेश यादव है, मतलब नेता है, प्रधान है सुरेश यादव। वहाँ के इज्जत में धब्बा लगाना है, इज्जत लूटना है, ये सब काम ये करते हैं। किसी महिला ने मेरे ऊपर छेड़छाड़ का ये आरोप लगाए हैं, जबकि मुझे खुद पता नहीं है कि वो महिला कौन है और कहाँ की है। न मेरी आज तक उससे मुलाकात हुई, न मुझे वो जानती है, न मैं उसको जानता हूँ। ज़बरदस्ती मुझे कुछ जो हमारे विरोधी हैं, हमारे ही समाज के 2-4 लोग उसमें लगे हैं। इधर कटनी के हनी ट्रैप केस में अब नया मोड़ सामने आया है। कुछ दिन पहले कानपुर की एक महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एक महिला पर अपने पति को हनी ट्रैप में फंसाकर 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था। वहीं अब उस महिला के पति ने खुद एसपी कार्यालय पहुंचकर हनी ट्रैप की घटना से इनकार किया। उसकी पत्नी ने जिस महिला पर हनी ट्रैप में फंसाने का आरोप लगाया वो उनकी कॉलेज की पुरानी दोस्त है। पति का कहना है कि पिछले 3 साल से उसकी पत्नी और पिता उसे झूठे आरोप में फंसाकर परेशान और बदनाम करने में जुटे हुए हैं। कटनी एसपी कार्यालय पहुंचे आशुतोष मिश्रा ने एसपी को लिखित शिकायत में कहा है कि उनकी पत्नी और पिता द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। उन्होंने बताया कि पिता ब्रह्मानंद मिश्रा ने उन्हें पहले ही घर से बेदखल किया और अब दोनों मिलकर उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मेरे फादर ने मुझे मतलब डिसऑन कर दिया है, बेदखल कर दिया है। अगर डाइवोर्स के केस में दो पार्टीज़ हैं, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाती हैं, बट इन्होंने आके यहाँ पे मुझे डिफेम करने की पूरी तरह से ट्राई की है कि इसके जितने भी संपर्क है सारे टूट जाएं, ये इतना मेंटली हैरेश हो जाए कि ये जॉब अब छोड़ के मतलब रास्ते पे दर की ठोकरें खाए। उसका नाम किसी अन्य महिला के साथ जोड़ा गया है। उसका काफ़ी जोरों शोरों से दुष्प्रचार किया गया है, जिसका उसके निजी जीवन और व्यक्तिगत जीवन पे काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ा है। जो पति पत्नी का मामला है तो उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है और उनको दोनों को काउंसलिंग सामूहिक रूप से दी जाएगी और आगे अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद रखने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कोरबा जिले में फ्लाई ऐश के प्रदूषण और सड़कों की दयनीय स्थिति पर गंभीर रुख अपनाया है। अदालत ने एनटीपीसी, एसईसीएल और बाल्को जैसे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की ओर से किए जा रहे अस्थायी उपायों पर नाराजगी जताते हुए पीडब्ल्यूडी सचिव से 2 सप्ताह में स्थायी सड़क निर्माण की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही बाल्को और एनटीपीसी के सीएमडी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना प्रशासनिक लापरवाही की श्रेणी में आता है और कोरबा के नागरिकों ने कोर्ट की इस सख्ती का स्वागत किया है। लोगों ने उम्मीद जताई है कि अदालत के हस्तक्षेप से कोरबा की सड़कें की स्थिति अब स्थायी उसमें सुधार देखने को मिलेगा और हाल ही में स्थानीय लोगों ने खराब सड़कों और उड़ती राख की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया था। कोरबा जिला प्रशासन का जो जन सुविधाएं हैं उनको प्रति लेकर के जो अनदेखी रही है, जो उपेक्षा रही है, जो लापरवाही रही है, वो कहीं न कहीं हाई कोर्ट के निर्णय से जो है साबित होता है। और इन सब चीज़ों पे माननीय हाई कोर्ट ने जो जिला प्रशासन को, यहाँ के जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, इनको जिस ढंग से सबक सिखाने का काम किया है, मैं उसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। पॉल्यूशन से कितने परेशान हैं, उनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है और खासकर रोड की स्थिति, इतने बड़े माइंसिंग सेक्टर होने के बाद में, लिमरा सेक्टर होने के बाद में, इंडस्ट्री होने के बाद में यहाँ भी सड़कों की हालत जो बदतर हालत है वो कहीं ना कहीं दयनीय है। इससे मालिक कोर्ट ने सीधे उनको बुलाया है और उनसे जवाब देगा तो अच्छे बेहतर ही होगा और लोगों के हित में होगा। ये तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो संज्ञान लिया गया है वो निश्चित सराहनीय है, इसलिए क्योंकि कोरबा में उद्योगों की जो राखड़ है उसमें ओवरलोड राखड़, खराब सड़क से जो लोगों को परेशानी थी उससे लोगों का जो जीना है वो दुभर हो चुका था। तो अभी वर्तमान में जो सामने आया है बात कि हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, जिससे निश्चित ही लोगों को फायदा होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में राज्य सरकार को निर्देश दिया है, सभी लैब टेक्नीशियनों के 2800 रुपये ग्रेड पे किया जाए और अदालत ने कहा कि समान योग्यता, समान कार्य और समान दायित्व वाले कर्मचारियों को अलग अलग वेतनमान देना गलत है।
दरअसल हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिससे याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि 2 मई 2014 को लैब टेक्नीशियन ने के 26 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में 2800 ग्रेड पे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था, लेकिन चयन के बाद ग्रेड पे घटाकर 2400 कर दिया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया कि याचिकाकर्ताओं का ग्रेड पे उनकी नियुक्ति तिथि से 2800 निर्धारित किया जाए और 2 माह के भीतर सभी बकाया राशि 6% वार्षिक ब्याज के साथ दिया जाए। इधर रायपुर के मेकाहारा में एक ही बेड पर 2 प्रसूता और शिशुओं के मामले को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस घटना को बेहद दुखद बताया। इस मामले में चिंता जाहिर करते हुए कोर्ट ने सरकार से 6 नवंबर तक जवाब मांगा। बता दें कि मेकाहारा के गायनिक वार्ड में एक ही बेड पर 2 प्रसूता और शिशुओं की तस्वीरें वायरल हुई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेकर मामले में सुनवाई की। इससे पहले भी कोर्ट ने मेकाहारा में अव्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई थी। इसके बावजूद अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम बरकरार है। इधर कवर्धा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक फरार है। पंडरिया थाने के रहमान कापा गांव की ये घटना है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कवर्धा से, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है और मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला भी शामिल है। घटना के बाद से आरोपी ट्रक चालक फरार है। पंडरिया थाने के रहमान कापा गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। और अब बड़ी खबर आपको मऊगंज से बता दें, जहां पर डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा देने से 5 माह के बच्चे की मौत हो गई है। प्रशासन ने क्लिनिक को सील किया है। क्लिनिक संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सर्दी, बुखार एवं सांस लेने की तकलीफ थी। सिरप पीने के बाद बच्चे की मौत हो गई है। दफन के शव को निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मऊगंज के देवरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, बड़ी खबर है मऊगंज से, जहां पर डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा देने से 5 माह के बच्चे की मौत हो गई है और क्लिनिक को प्रशासन ने सील किया। क्लिनिक संचालक को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। सर्दी बुखार थी, बच्चे को सांस लेने में तकलीफ थी। सिरप पीने के बाद बच्चे की मौत हो गई। दफन के शव को निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मऊगंज के देवरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ही अटेंडेंस के मुद्दे पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट के निर्देश पर आज याचिकाकर्ता शिक्षकों और राज्य सरकार की ओर से एफिडेविट पेश करने पहुंचे। याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर से कहा गया कि ये अटेंडेंस दर्ज करने के लिए बनाए गए ऐप में कई खामियां हैं और इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क न मिलने की दलील दी है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि प्रदेश के 73% सरकारी स्कूलों के शिक्षक हमारे शिक्षक ऐप से ही अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं, जबकि 73% शिक्षकों को कोई तकलीफ नहीं है, तो 27% शिक्षकों के विरोध पर गौर नहीं करना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद 7 नवंबर को तय की गई है। रायगढ़ में संत गुरु घासीदास बाबा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के चलते बवाल मच गया है। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने से सतनामी समाज आक्रोशित है। गुरुवार को समाज के लोगों ने युवक पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल ये पूरा मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर आरोपी विजय राजपूत ने शराब के नशे में सतनामी समाज के आराध्य पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसका वीडियो वायरल होते ही बवाल मचा और सतनामी समाज के लोगों के मुताबिक आरोपी पेशेवर बदमाश है। उसके खिलाफ पहले से ही 10-12 मामले लंबित हैं और ऐसे में उसे गिरफ्तारी कर जिला बदर की कार्रवाई होनी चाहिए। सिंधी समाज के प्रतिनिधि का कहना है कि आरोपी युवक का उनके समाज से कोई वास्ता नहीं है। एसपी ऑफिस में आकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद में हम लोगों ने मांग की कि भाई जो भी इस कृत्य को किया है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उसको आपराधिक मामले में आप लेकर उस पर तंज कसें। सिंधी समाज के अवांछित व्यक्ति ने जो एक वक्तव्य या वीडियो वायरल किया है, उसके प्रति हमारे समाज ने एक्शन लेके उसको समाज से एक प्रकार से उसका कोई वास्ता हमारे समाज से नहीं है, इस प्रकार का प्रस्ताव हमारे समाज ने पारित कर दिया है। कार्रवाई की मांग किए हैं कि उसके अगेंस्ट में एक FIR दर्ज हो। गुरु घासीदास बाबा के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी की गई है
उनके जो शिकायत है उसके आधार पे अपराध पंजीबद्ध कर जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। आरोपी की पहचान भी हुई है और उसके लिए टीम भी लगी हुई है और उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के खिलाफ छात्र संगठनों का आक्रोश भड़का हुआ है। छात्र अरसलान की संदिग्ध मौत और प्रबंधन की कार्यप्रणाली से छात्र संगठन आक्रोशित है। एबीवीपी ने आज दोषियों पर कार्रवाई और न्याय की मांग को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक भवन गेट के पास धरने दिए और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई है। छात्रों ने आरोप लगाया यूनिवर्सिटी प्रबंधन छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, मामले को दबाने और अपनी नाकामी छिपाने में लगा हुआ है। एबीवीपी दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर प्रबंधन ने जांच और जल्द कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। गेट बंद करने को सभी आदमी आ गए हैं, उनका पूरा सिक्योरिटी गार्ड आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे भूख मर रहे हैं, यहाँ पे किसी को कोई सूझ नहीं है। अभी तक FIR रजिस्टर नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय PM रिपोर्ट देने के लिए 4 दिनों बाद बोलती है। अगर न्याय नहीं मिला तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर के लोगों को बुला के आंदोलन के लिए बाध्य होगी। छात्र और परिजन को न्याय मिले, हमारी प्रमुख मांग है। छात्र के परिवार को मुआवजा मिले और निष्पक्ष जांच के लिए कमेटी बनाया जाए, यही हमारी मुख्य मांग है। 21 तारीख को विद्यार्थी गायब होता है, 23 को उसका शव मिलता है और आज 30 अक्टूबर है। 9 दिन कब 9 महीने में बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा और न्याय बाहर भी नहीं। हम लोग इस पर, जैसा कि हमने अभी छात्रों के समक्ष बताया कि हम लोग उसमें विवेचना करेंगे, उसकी जो ज्ञापन दिया है उसकी गंभीरता से, संवेदनशीलता गंभीरता से हम उसकी जाँच करेंगे, तो जो भी निर्णय होगा वो आपको प्रेषित किया जाएगा। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी सरकार के रोजगार देने के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है बीजेपी सरकार ने रोजगार सृजन के नाम पर सिर्फ दावे किए हैं, हकीकत में कुछ नहीं हुआ और प्रदेश का युवा आज भी बेरोजगारी की मार झेल रहा है। सरकार ने उद्योग, निवेश और विकास की बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन धरातल पर नतीजे शून्य हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा कि जनवरी से अक्टूबर के बीच मध्य प्रदेश में 6,78,000 बेरोजगार रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। रोजगार पोर्टल है, उस पर आकांक्षी युवाओं की संख्या 6,78,586 क्यों है? वो बेरोजगार रजिस्टर्ड क्यों हो रहे हैं? अगर आपने रोजगार दे दिया है तो फिर ये बेरोजगारी का आंकड़ा आपकी सरकार का ही क्यों सामने आ रहा है? निजी क्षेत्र में 12 लाख से ज़्यादा रोजगार नौजवानों को मिल चुके हैं। साथ ही सभी सरकारी विभागों में लगातार भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस साल दिसंबर तक 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां सरकारी विभागों में होने जा रही हैं। तो कमलनाथ जैसे नेता जो प्रदेश के नौजवानों का केवल और केवल राजनीतिक रूप से दोहन करना चाहते हैं, जब नौजवानों को रोजगार मिल रहे हैं तो इन लोगों को पीड़ा है। भोपाल नगर निगम की बैठक आज भारी हंगामे के बीच खत्म हुई। विपक्ष ने जनहित के मुद्दों पर जमकर विरोध किया। भारत सरकार की MC 2.0 योजना के तहत 2 MLD जलापूर्ति का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि शहर की जनता को अभी तक पानी नहीं मिला है, फिर दूसरे इलाकों से जलापूर्ति कैसे दी जा सकती है। इधर नेता प्रतिपक्ष सबिश्ता जाकी ने जलापूर्ति वाले प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं दूसरी ओर बैठक में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का भी मुद्दा गरमाया। कांग्रेस पार्षद सरवर खान ने प्रतिनियुक्ति प्रथा खत्म करने की मांग की। मामले में महापौर ने आयुक्त संस्कृति जैन को कार्रवाई के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल नगर निगम से अनुमति मांगी है कि क्या आप पानी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार को अनुमति नगर निगम भोपाल को देना है। स्वीकृति पत्र भेजेगा कि भोपाल नगर निगम में पानी है और उस जो एजेंसी है हम उसको पानी दे सकते हैं। तो यहाँ पर खुद पानी की इतनी प्रॉब्लम होती है कि रात रात भर सब अधिकारी भी जागते हैं, हम लोगों को भी परेशानी होती है। 2-2 बजे रात को नल आते हैं, एक दिन अल्टरनेट डे नल आते हैं। तो जब हमारे भोपाल के अंदर ही जल पूर्ति हम नहीं कर पा रहे तो ये बड़ा इसमें काला जाला है कि इसके पीछे राज क्या है, किसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब बाद में आगे भविष्य में सामने आएगा कि वो कौन सी मल्टीज बन रही हैं, कौन सी कॉलोनीज बन रही हैं जिनको भोपाल से पानी दिया जाएगा, ये बाद में सामने आएगा। बिहार में SIR के बाद मध्य प्रदेश में भी इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास कई बूथों पर एजेंट तक नहीं है और बात इंदौर की करें तो यहाँ 2625 बूथों में महज 30% बूथों पर ही कांग्रेस के एजेंट है।
नौबत यहाँ तक आ गई है कि कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पत्र लिखा है। पचमढ़ी में होने वाले प्रशिक्षण शिविर स्थगित करने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि इससे एसआईआर का काम प्रभावित होगा। बूथों पर एजेंटों की कमी से एसआईआर की खामियां नहीं पकड़ी जा सकेंगी। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस एजेंट नियुक्त करने की बजाय किसी निजी एजेंसी की सेवाएं ले सकती है, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे। कांग्रेस इसे लेकर पशुपेश में है और वहीं बीजेपी भी इस पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रही है। और सबसे बड़ी ज़रूरत हमें सबसे पहले बीएलए बनाना है, क्योंकि अगर बीएलए रहेंगे तो हम जो वोट चोरी का प्लान भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का है उसको हम रोक पाएंगे। प्रशिक्षण शिविर है उसको आगे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर प्रशिक्षण शिविर में जिला और शहर अध्यक्ष रहेंगे तो ग्राउंड वर्क पे कांग्रेस का जो एसआईआर का काम है वो प्रभावित हो जाएगा। उसको 7 फरवरी के बाद करना चाहिए। ये दोनों मांग मैंने उन्हें लेटर में की है, ताकि कांग्रेस एक मजबूती के साथ एसआईआर का सामना कर सके। ये मुझे तो किसी ने बताया कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने ये मांग की है कि राहुल गांधी का दौरा निरस्त किया जाए, ताकि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम कार्यकर्ता ठीक से कर पाएँ। वोटर लिस्ट वेरीफाई करने के लिए अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के कार्यक्रम करने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, उसको तो अपने अस्तित्व पे काम करने के तरीके पे विचार करना चाहिए। इधर खंडवा के नर्मदा नगर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदा नदी में 6 मगरमच्छ छोड़े हैं। इनमें 4 मादा और 2 नर मगरमच्छ शामिल हैं। साकल घाट पर पिंजरे से निकलने के 1 घंटे तक मगरमच्छ पानी में नहीं उतरे। खुद मुख्यमंत्री और वनकर्मी मशक्कत करते रहे। आखिर में उन्हें लाठी से आगे बढ़ाया गया और पानी में छोड़ा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मां नर्मदा के वाहन मगरमच्छ को मां नर्मदा में बसाने के संकल्प को आगे बढ़ा रही है। मगरमच्छों के आवास के लिए नर्मदा की धारा अत्यंत अनुकूल है और सीएम ने कहा कि जहां मगरमच्छ छोड़े हैं वहां सेंचुरी घोषित कर रहे हैं। घड़ियाल असल अंडे निकाल करके चंबल नदी से घड़ियाल को 2-2.5 साल रख करके उनसे बच्चे बड़े करके लगभग तीसरे साल 2.5 से 3 फीट की साइज में उनको छोड़ते हैं। घड़ियाल को हमने असम के लोग मांग रहे हैं, तो असम तक भी घड़ियाल पहुंचाने वाले जल्दी होने वाली है। किनारे बहुत जल्दी सेंचुरी की सौगात मिलेगी। हमारे मंत्री जी का जन्मदिवस हो सकता है उस दिन भी मिल जाए। और अब राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर प्रदेश में फिर से अमानक दवा की सप्लाई का मामला सामने आया है। सरकारी अस्पतालों में अमानक दवा की सप्लाई का मामला सामने आया। बैक्टीरियल पैरासाइट इन्फेक्शन की ओफ्लेक्सोनिक ओरिजिनल की गोलियों की अमानक दवाइयां निकली है। जेस्ट फार्मा कंपनी की दवाएं अमानक निकली है। प्रदेश भर में दवा सप्लाई होने के बाद शिकायत मिली। दवा की पहली जांच में कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मिली भगत की आशंका है। सीजीएमएससी ने दवा के उपयोग पर रोक लगा दी है। सभी सरकारी अस्पतालों के अधीक्षकों, सिविल सर्जनों को पत्र जारी किया गया है। दवा सप्लाई के जाने के 10 से 11 महीने बाद गड़बड़ी की बातें सामने आई हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियां सामने आ रही है और अब एक और बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर अमानक दवा की सप्लाई की जा रही थी और वो भी जो सरकारी अस्पताल है वहां पर। क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए सीजीएमएससी की बड़ी लापरवाही तो है इसमें, क्योंकि आप देखेंगे कि अफ्लॉक्सासिन और इंडोजॉल ये पैरासाइट्स और बैक्टीरिया इन्फेक्शन की दवा है जो बच्चों के लिए खासकर लगती है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो जेस्ट कंपनी की दवाइयां हैं, गोलियां हैं, ये अमानक पाई गई हैं। और इसका मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो 2024 में 7वें महीने में है, तो 2 से 3 के महीने के बाद जब सप्लाई होगी तो समझ लीजिए अभी 10वां महीना अगर चल रहा है तो 8 से 10 महीने तक ये सिविल और अस्पतालों के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाई सप्लाई होती गई और लोग इसे खाते रहे। तो कहीं ना कहीं जिन्हें ठीक हो जाना था वो ठीक हुए नहीं होंगे, उनकी बीमारियां काफी गंभीर हो गई होंगी। और सबसे बड़ी बात कि इस दवा का रीटेस्ट की बात हो रही है। आप समझिए कि हर दवाई को पहले सरकारी एजेंसी जो होता है ड्रग डिपार्टमेंट के माध्यम से उसकी जांच होती है, उसके बाद सीजीएमएससी जांच करवा के उसे खरीदती है और सप्लाई करती है। मतलब कहीं ना कहीं पहली जो जांच हुई है इन दवाइयों की, इस दवा के साथ साथ 30 से 40 और दवाइयां जो पहले अमानक पाई गई है, नकली पाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें साफ साफ समझ में आता है कि भ्रष्टाचार होता है, मिलीभगत होती है, तभी दवाई को है वो ओके कर दिया जाता है, ओके सर्टिफिकेट मिलती है। उसके बाद प्रदेश में दवा सप्लाई होती है, फिर जब 4-6 महीने बाद लोग देखते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं कि इसका असर नहीं हो रहा, तब शिकायत होती है। तो कहीं ना कहीं जो दवाओं की पहली जांच हो रही है वो दवा माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। तो जेस्ट कंपनी की दवा जो 2024 में सप्लाई हुई है, तो पहला
जांच हुआ होगा उसमें, उसे ओके करने के बाद ही वो सप्लाई हुई है। तो इससे पूरे जो सिस्टम है उस पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौन लोग थे जिस इस दवाई को ओके सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने सप्लाई को ऑर्डर किया इसके टेस्ट रिपोर्ट के बाद। तो कहीं ना कहीं उन्हें कटघरे में खड़े करके उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग हर आदमी पैरासाइट और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवा खाता है। अब देखते हैं, इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, प्रदेश भर में रोक लगा दी गई है, इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। जी संदीप, ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया है। इसे लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश उरांव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हिरण सिंहदेव विशेष रूप से मौजूद रहे। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कार्यक्रम में राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है, उन्हें विश्वास है कि उनकी सहमति मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, उनकी जयंती का 150वां साल भी चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस उन्होंने घोषित किया है। इससे जनजातीय समाज का मान सम्मान बढ़ेगा। हाँ, जनजातीय गौरव दिवस के लिए हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी आमंत्रित किया है और मुझे विश्वास है कि उनकी सहमति मिलेगी। इधर कवर्धा में मतदाता सूची में फर्जी नाम जुड़वाने का मामला सामने आया। ये आरोप लगे हैं कि पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर के करीबी पर फिलहाल 2 आरोपियों के खिलाफ लोहारा थाने में नामजद एफआईआर हुई है। दरअसल भाजपा नेताओं ने कवर्धा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री और विधायक मोहम्मद अकबर के करीबी लोगों ने चुनाव के दौरान बाहरी मतदाताओं के नाम फर्जी तरीके से यहाँ जोड़े हैं। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता रवि राजपूत की शिकायत पर 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके नाम तैयब खान और रमीज कुट्टी है। दोनों पूर्व विधायक अकबर के करीबी बताए जाते हैं और कवर्धा में फर्जी तरीके से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए गलत डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है। वहीं भाजपा का दावा यह भी है कि करीब 100 से अधिक फर्जी मतदाताओं की जांच चल रही है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा। मोहम्मद अकबर और लड़का अरशद खान रायपुर के मौधा पार्क के सैकड़ों लोगन के नाम ला कवर्धा के अलग अलग गांव में फर्जी ढंग से बिना दस्तावेज के छेड़छाड़ करके वो नाम ला कवर्धा के विभिन्न गांव में जुड़वाए थे। सवाई अभी 2 ठो गांव में ये नाम जुड़े पर एफआईआर दर्ज करेंगे प्रशासन के द्वारा। इनमें एक नाम है रमीज कुट्टी। लोहारा क्षेत्र में रवि राजपूत के द्वारा वहां की मतदाता सूची में फर्जी तरीके से नाम जुड़वाने के संबंध में रमीज कुट्टी और तैयब खान के विरुद्ध एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एफआईआर 419, 199, 200, 468, 34 आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है और आगे की जाँच कार्रवाई। वहीं 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चश्मदीद नज़ाकत अली इन दिनों अंबिकापुर पहुंचे हुए हैं। नज़ाकत अली ठंड के मौसम में बीते 11 सालों से अंबिकापुर आकर कश्मीरी गर्म कपड़ों का व्यापार करते हैं, जबकि कश्मीर में टूरिज्म का काम करते हैं। और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जिस दौरान पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उस दौरान वो मौके पर मौजूद थे, तभी घात लगाया आतंकियों ने अचानक सैलानियों पर हमला किया। इस दौरान नज़ाकत अली के भाई सहित कई भारतीयों की मौत हो गई, जबकि नज़ाकत अपनी जान की परवाह किए बगैर 11 सैलानियों की जान बचाने में सफल रहे। आतंकी हमले ने कश्मीर के व्यापार को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। कश्मीर और कश्मीरी को संभलने में वक्त लगेगा। छत्तीसगढ़ में 2010 से मैं आ रहा हूँ ये गर्म कपड़ा का व्यापार करने, शॉल, पश्मीना शॉल, सूट पीस, बाकी ड्राई फ्रूट्स भी। हम 4 महीना यहाँ रहते हैं ठंड के और बाकी टाइम हम कश्मीर में रहते हैं। यहाँ पे हमको बहुत प्यार मिलता है। छत्तीसगढ़ के लोगों का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमको मान सम्मान भी दिया और बहुत पहले से ही हमारे साथ जुड़े रहे। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा के गुरैया स्थित सरकारी स्कूल में गुरुवार को मिड डे मील का खाना खाने से लगभग 20 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों ने भोजन में कढ़ी चावल खाया था, जिसके तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और सूचना मिलते ही एम्बुलेंस की मदद से सभी बीमार बच्चों को सिंगौड़ी के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के बाद सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। वहीं प्रशासन ने दूषित भोजन के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बच्चों को पेट दर्द और उल्टी और थोड़ी घबराहट सी होने लगी, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे 8 बच्चे करीब शाम के 5 बजे के समथिंग मेरे पास में आए। 8 बच्चियाँ
तो फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट किया। बाकी उसमें से गंभीर तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे अब जैसे बच्चे आ रहे हैं मुझे बता रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा पेट दर्द, जिनको पहले नहीं हो रहा था अब थोड़ा थोड़ा पेट दर्द हो रहा है, अब मतलब ये चीज़ें आ गई। तो बाकी हमने प्राथमिक उपचार को दे दिया है, पर गंभीर इसमें से कोई भी नहीं है। खबर विदिशा से है, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता विमल तारण की सरेआम पिटाई के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि हमला पूर्व नियोजित षड्यंत्र था और इसके पीछे गुड्डा रघुवंशी का हाथ था, जो विमल तारण की एक सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज था। गुड्डा ने ही विकास को उकसाया, बाकी आरोपियों को मारपीट का वीडियो वायरल करने की जिम्मेदारी थी। 5 दिन बाद पुलिस ने मामले का चोरी छिपे खुलासा किया, जिसको लेकर अब सवाल उठे हैं। बता दें कि मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया था। आयोग ने विदिशा एसपी को नोटिस जारी किया था, 2 सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगी थी। मंगलवार को आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो खुद विदिशा पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा नेता विमल तारण से मुलाकात की और अब तक की पुलिस जांच पर असंतोष जताया। दबाव बढ़ने के बाद पुलिस ने आखिरकार खुलासा किया, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। आरोपी अज्ञात के रूप में नामजद थे। फिर पुलिस ने इसका जो फुटेज है उसके आधार पर पहचान करना शुरू किया और 6 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी जिसके द्वारा श्री विमल प्रकाश तारण जी के साथ मारपीट की गई थी उसको गिरफ्तार किया था और इससे विधिवत पूछताछ, डिटेल पूछताछ हुई है और इनसे जो अन्य विविध एविडेंस जो है इसके विरुद्ध भी षड्यंत्र के मिल गए। सख्त कार्रवाई इनके विरुद्ध की गई है, की जा रही है और इसमें विवेचना भी जारी है। और अब अगली खबर इंदौर से है, जहां उद्योग नगर स्थित नकली घी की फैक्ट्री में 3409 किलो नकली घी जब्त कर फैक्ट्री को सील किया गया है। जांच में सामने आया है कि फैक्ट्री का संचालन नरेंद्र गुप्ता नाम का व्यक्ति कर रहा था, लेकिन उसने अपने नौकर के नाम पर फैक्ट्री का लाइसेंस लिया था। मामले में पुलिस ने नरेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया है। वहीं जांच के दौरान ये भी सामने आया कि 2 साल पहले भी नरेंद्र गुप्ता नकली घी बनाने के मामले में पकड़ा गया था। उस वक्त फैक्ट्री उसकी पत्नी के नाम पर संचालित थी, जिसके कारण उसकी पत्नी को जेल हुई थी। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी असली घी में पाम तेल और वेजिटेबल ऑयल मिलाकर खुद के ब्रांड का नकली घी तैयार करता था, जिसे वह मध्य प्रदेश के रतलाम, खंडवा, उज्जैन सहित महाराष्ट्र और राजस्थान में सप्लाई करता था। फिलहाल विभाग ने आरोपी नरेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की है। 3500 लीटर का जो घी है उसको अमानक पाया और उसकी प्रारंभिक जांच हमने जो हमारी तरावली थाना में नई लैब जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी परसों ही उसका लोकार्पण किया था, उसमें प्रारंभिक जांच कराएगी। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाई गई तो हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वो 3400 लीटर का जो घी है उसको जब्त कर लिया गया है और जो संस्थान है उसको सील कर दिया गया। भानुप्रतापपुर में राजस्व विभाग की लापरवाही सामने आई है। दुर्ग कोंदल तहसील के जाड़ेकुर से महेंद्रपुर और सटेली के गिरदावरी में धान का रकबा 0 दर्ज किया गया है, जिससे किसान धान नहीं बेच सकेंगे। किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर गड़बड़ी में सुधार करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। किसानों का कहना है कि खेतों में धान की फसल होने के बाद भी रिकॉर्ड में रिक्त दिखाकर उनके साथ अन्याय किया गया। इस गड़बड़ी को सुधारा जाए और षड्यंत्र करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इधर भोपाल के गौतम नगर इलाके में एक कारोबारी को बदमाश सलमान उर्फ नशा डेंजर ने गोली मार दी। आरोपी 4 दिन से कारोबारी की रेकी कर रहा था। 4 दिन पहले फरियादी ने उसे घर के सामने खड़े होने से रोका था और इसी बात को लेकर आरोपी युवक नाराज चल रहा था। इस वारदात के बाद आरोपी ने एक अन्य युवक को भी पीटा। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका जुलूस भी निकाला। पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का प्रयास और मारपीट के 2 अलग-अलग केस दर्ज किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी सलमान अपने साथ कट्टा लेकर चलता था और अपने इलाके में बच्चों को कट्टा दिखाकर डराना, गांजा बेचने का काम भी करता था, जिसे लेकर फरियादी साजिद और उनके बेटे ने 4 दिन पहले आरोपी को फटकार लगाई थी। इसके बाद आरोपी फरियादी से रंजिश रखने लगा। सलमान नशा करके है और डेंजर, वो गौतम नगर का एक गुंडा भी है, वो वहां आता जाता रहता है। अचानक उसने 315 का कट्टा निकाला और उस पर फायर कर दिया और साजिद की रिपोर्ट पर से हत्या का प्रयास और सादाब की रिपोर्ट पर से अड़ीबाजी और मारपीट का मामला हमने दर्ज किया है। उसके बाद उसको काजी कैंप से गली नंबर 1 से हमने गिरफ्तार किया उसको। रायगढ़ शहर के बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट समिति की बेशकीमती जमीन कब्जे के मामले में जांच शुरू हो गई है। राजस्व विभाग ने ट्रस्ट की जमीन के नए सिरे से सीमांकन के निर्देश दिए। सीमांकन के लिए तहसीलदार के नेतृत्व में आरआई पटवारियों की टीम तैयार की गई और टीम 17 नवंबर तक जमीन का सीमांकन कर रिपोर्ट पेश करेगी। माना जा रहा है कि ट्रस्ट की जमीन पर काबिज 40 से अधिक कब्जेदारियों की बेदखली तय है और बता दें कि मंदिर ट्रस्ट समिति को धार्मिक गतिविधियों के संचालन के लिए
लगभग 20 एकड़ जमीन का आवंटन हुआ था। बाद में ट्रस्ट की 9.5 एकड़ जमीन पर मकान, दुकान, पार्क, शॉपिंग मॉल और गाड़ियों के शोरूम तक बन गई है। और मंदिर ट्रस्ट ने बेदखली के लिए राजस्व कोर्ट में याचिका भी लगाई है, जिस पर विभाग ने जमीन का सीमांकन कर कार्रवाई के निर्देश दिए। 8 एकड़ 19 जिसमें कोता रोड स्थित है, वहाँ पर हमने कई बार प्रशासन को हमने ज्ञापन देके उसका सीमांकन करने को कहा गया, लेकिन आज तक हमको सीमांकन सही ढंग से नहीं कर पाए, ना हमको किया गया है। उसमें लगभग 42 जने का कब्जा पाया गया है। उसका ज़मीन का सीमांकन हो और जो ज़मीन हमारे जो कब्जा किए गए हैं उस ज़मीन को हमारे से छुड़ा के ट्रस्ट को दिया जाए। बूढ़ी माई ट्रस्ट का जो आवेदन प्रस्तुत हुआ था, जिसमें सीमांकन का पूर्व में भी उनके द्वारा आवेदन लगाया गया था, उसमें एक टीम गठित हुई थी। टीम में जो सदस्य थे, जो पटवारी आ रहे थे, उनका स्थानांतरण होने के कारण टीम को फिर से पुनर्गठित करके नया ज्ञापन उनके नाम से जारी किया गया है। जल्द ही उस पर भी सीमांकन की कार्रवाई पूरा किया जाएगा। निर्मला सीतारमण के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। खराब मौसम के कारण ये आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है। वित्त मंत्री भूटान जा रही थी, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। खराब मौसम के कारण मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। खराब मौसम के चलते ये लैंडिंग कराई गई है और भूटान की तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जा रही थी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। वित्त मंत्री भूटान जा रही थी और खराब मौसम के चलते यह आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है। मुरैना के जड़ेरुआ इंडस्ट्रीज एरिया में लापरवाही के चलते मजदूरों की मौत हो रही है। वातावरण प्रदूषित हो रहा है, फेफड़ों में जहरीली हवा जारी है, लेकिन सिस्टम है तो कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहा है। क्या है माजरा, देखिए। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया IBC 24 के संवाददाता सत्येंद्र सिंह तोमर ने। जड़ेरुआ इंडस्ट्री एरिया में 2 मजदूरों की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हुई। एक अभी भी जिंदगी मौत का सफर तय कर रहा है। आप देखिए, ये वही टायर हैं जो पोरबंदर समंदर के माध्यम से मुंबई लाए जाते हैं और मुंबई से यही टायर लाकर मुरैना में ये जलाकर और इनका फ्यूल निकाला जाता है, जिससे कि तमाम सारी जो रोड हैं, सड़कें हैं और जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसमें ये तेल है वो काम में लिया जाता है। आप देखिए, ये जो मजदूर हैं यही काम करते हैं, किस तरीके से बिना कोई सेफ्टी वो नहीं है, ना कोई किसी भी तरह का वो है, कोई हादसा, इसीलिए हादसे होते हैं। यही कपड़े पहनकर काम करते हो या इन्हें रोज डेली में पहनते हो? इन्हें क्या नहाएंगे जाए सुबह दूसरे फिर कर रहे हैं। तो ये जो कारों से काफ़ी कोई हादसा भी हो सकता है, जैसे अभी हाल ही में बगल पड़ोसी फैक्ट्री में हादसा हुआ। ऐसा ना तो लापरवाही तो होता है, ऐसा थोड़ी होता है। फैक्ट्री में काम के दौरान झुलस गए 3 मजदूरों में से 2 की मौत के बाद पुलिस ने फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना प्राप्त हुई है, उसमें दिल्ली एम्स में 2 मजदूरों की, तीनों में से मृत्यु हुई है। उसकी मृत्यु सूचना प्राप्त हुई है। अपन ने प्रथम दृष्टया जाँच भी की है। जांच पर से दुर्घटना मृत्यु का मामला सामने आया है। तो जो भी फैक्ट्री प्रबंधन है उनमें से 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल जड़ेरुआ इंडस्ट्रीज एरिया में चल रही विदेशी टायर रिसाइकलिंग फैक्ट्री मौत का धंधा बन चुकी है। रिसाइकलिंग के नाम पर यहाँ लंदन और दुबई से कबाड़ टायर लाकर तेल निकाला जाता है। MP में ऐसे करीब 20 से ज्यादा अवैध प्लांट चल रहे हैं, जो देश के कई राज्यों में पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। IBC 24 की टीम ने 6 महीने पहले जब इन फैक्ट्रियों की हकीकत दिखाई तो तत्कालीन कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई। मामले में SIT गठित कर जांच करने की बात भी कही गई। वो उनके संबंध में श्रम विभाग, प्रदूषण विभाग और राइस विभाग तीनों ने मिलकर के ही कार्रवाई की थी और संयुक्त रूप से जांच करके रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर साहब ने भी कार्रवाई की है
उनके स्टाफ से और उनकी कंपनी से बात भी की है। मजदूर को कैसे सहायता दी जा सकती है, कैसे उनकी हेल्प की जा सकती है, इस संबंध में बात की है। सोसाइटी की रिपोर्ट के आधार पर 3 उद्योगों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे और बाकी उद्योगों को नोटिस जारी किए गए थे। 3 उद्योगों द्वारा पानी बाहर न निकलने और जो दूसरी व्यवस्थाएं उसमें स्थापित होनी थी, जैसे बैक फिल्टर वगैरह, वो स्थापित कर लिए गया, तो उसके बाद उनको खोल दिया गया है। तो वहीं फैक्ट्री से जुड़े लोगों के अपने ही तर्क हैं। खतरनाक तो है कि पर रहता है, पर फिर भी ऐसी साल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल हो गया मेरे को यहाँ पे। जांच पाँच करने के लिए अभी दुनिया है, पर लेकिन फिर भी सेफ्टी रखती हैं। पहले भट्टी लाल लकड़ी से चलती है, इसके बाद फिर उसमें गैस आ जाती है, फिर वो बाकी गैस से पकती है। वो तो लापरवाही मान लो या कुछ भी मान लो, अनटेंड मान लो, कुछ भी। हादसे की वजह तो केवल यही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनटेंड आदमी रहा होगा या कोई बात रही होगी इस तरीके से। बाकी हमारे यहाँ तो जब भी गेट खुलता है फाइट सूट पहन के जो काम करते हैं करते हैं। लेकिन सवाल प्रशासन से है कि क्या मौत का तांडव मचाने वाली इन फैक्ट्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। लगातार IBC 24 इस खबर को हमेशा इस मुद्दे को बनाकर उठा रहा है, उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं। प्रशासन ने पहले 3 फैक्ट्रियों को सील किया था और उसके बाद उन्हीं तीनों फैक्ट्रियों को प्रदूषण बोर्ड ने क्लीन चिट देकर खुलवा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन, प्रदूषण बोर्ड, इनकी लापरवाही से ये हादसों की शिकार मजदूर होते हुए नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अब ट्रैफिक के लोड को कम करने के लिए स्वर्ण रेखा नदी के दोनों रिंग रोड बनाई जाएगी। लगभग 120 करोड़ रुपए की लागत से 28 किलोमीटर रोड बनाया जाने का प्लान है और माना जा रहा है कि इससे ग्वालियर की तस्वीर बदल सकती है। वहीं इस पर सियासत भी तेज है। कांग्रेस तंज कस रही है कि पहले धंसी हुई सड़कें तो ठीक कर लीजिए। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी जिस पर एलिवेटेड रोड बन रहा है, अब उस स्वर्ण के दोनों ओर रिंग रोड भी होगा। ये प्लान सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के बाद आए प्रस्तावों के बाद बनना शुरू हो चुका है। इस रिंग रोड से सड़कों पर पुल पुलिया एवं पार्किंग एरिया विकसित की जाएगी। रिंग रोड की तरह से देखें तो ये हमारे ट्रैफिक को डीकंजेस्ट करने के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लान इनका बन सकता है। तो इसकी DPR की स्टडी करने के लिए टीम को बताया गया है। विभाग को और भारत सरकार को भी अपना प्रपोजल मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से भेजेंगे। स्वर्ण रेखा नदी के दोनों ओर 28 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव ग्वालियर नगर निगम का है। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाना है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार से 120 करोड़ रुपए मांगे जाएंगे। इस रिंग रोड के चलते शहर में यातायात में काफी सुधार होगा और इस पर सियासत भी जारी है। महानगर के ट्रैफिक को कैसे डाइवर्ट किया जाए और मेन रूटों पे ट्रैफिक का दबाव कैसे कम किया जाए, इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उसमें स्वर्ण रेखा के दोनों तरफ रोड भी प्रस्तावित किए गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हवा में चल रहे हैं, तो हवा की बातें कर रहे हैं। रिंग रोड बनेगी, एलिवेटेड रोड बनेगी। जो रोड बननी चाहिए ग्वालियर में, उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव पे प्रस्ताव रोज बन रहे हैं, बैठक पे बैठक हो रही है और उसका परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है। केंद्र सरकार को भेजने के लिए जो प्रस्ताव है उसमें स्वर्ण रेखा नदी के दोनों 9-9 मीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। सड़क निर्माण में बाधक बनने वाले अतिक्रमण को हटाया जाएगा। पार्किंग एरिया रहेगा। स्वर्ण रेखा नदी के दोनों ओर सड़कों के पास वाहनों को रुकने एवं पार्किंग के लिए अलग से पार्किंग एरिया विकसित किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग भी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। स्वर्ण रेखा नदी के दोनों ओर बनने वाली रिंग रोड को कई जगह पर एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा। इसके लिए छोटी पुलिया से लेकर बड़े पुल तक बनाए जाएंगे। 28 किलोमीटर की रिंग रोड बनेगी। बहरहाल ग्वालियर की नगर निगम की तरफ से रिंग रोड का एक प्लान बनाकर भेज दिया गया है, तो वहीं प्रशासन के द्वारा उस प्लान पर वर्क किया जा रहा है, जिसमें नैरो गेज ट्रेन के बंद पड़े ट्रैक को कैसे जोड़ा जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर की ट्रैफिक व्यवस्थित करने के लिए रिंग रोड का प्लान अच्छा है, लेकिन कागजों से ये कब बाहर आता है ये देखना होगा। IBC 24 के लिए नासिर गौरी की रिपोर्ट, ग्वालियर। और अब शहडोल से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर भालू के हमले से महिला की मौत हो गई है। महिला बकरी चराने के लिए जंगल में गई हुई थी। केशवाही वन परिक्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं शहडोल से, जहां पर जंगल में बकरी चराने गई एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया और इस हमले से महिला की मौत हो गई है। केशवाही वन परिक्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है।
करा ना ओके अब गिरा तैयार ओके बात करें मौसम की तो मध्य प्रदेश में लगातार बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान, मक्का और सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंडला, बड़वानी, नरसिंहपुर, हरदा और दतिया की 5 तस्वीरें हैं। मंडला जिले में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। खेतों में खड़ी धान और मक्के की फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। बड़वानी जिले के खेतिया क्षेत्र में लगातार हो रही बेमौसम बारिश से किसानों और व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही है। खलिहानों में रखी उपज भी खराब हो रही है। IBC 24 की खबर का असर दतिया में देखने को मिला है। दतिया कलेक्टर ने जिले में क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। इधर विदिशा में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव शामिल हुए। 30 अक्टूबर से शुरू हुई खेल प्रतियोगिताएं 25 दिसंबर तक चलने वाली है और इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। खेल महोत्सव में स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी है। कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विदिशा को अनेक सौगातें दी। उन्होंने विदिशा को नगर निगम और एक खेल स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा कि मेहनत सिर्फ ग्राउंड में नहीं बल्कि पढ़ाई में भी होनी चाहिए। मलखम कबड्डी के साथ आपने कहा कि बड़े बूढ़े चम्मच में नींबू लेके दौड़े तो लेमन रेस की भी गुंजाइश दी। रस्सी की अपनी स्पर्धा सभी खेलों के साथ सच में यशस्वी प्रधानमंत्री भी कल्पनाशील है और हमारे एक और एक 11 शिवराज सिंह जी उनके साथ जुड़ गए तो हमारा भी आनंद आ गया। मैं आप सबको अपनी तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह का उत्सव अगर हर छोटे छोटे शहर में होगा तो आने वाले समय में हम बहुत सारा गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे। खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों में, युवाओं में जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ है। खेलेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, जीवन भी आनंद से भरेगा और हमारे बच्चे 2 महीने अलग अलग खेल खेलेंगे। इधर शहीद जवानों को सलाम करने दुर्ग पुलिस ने सिविक सेंटर में कैसा आयोजन किया जिसे हर कोई देखता रह गया। दरअसल स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में 21 से 31 अक्टूबर तक पुलिस लगातार कार्यक्रम कर रही है और इसी कड़ी में गुरुवार शाम भिलाई स्थित 1st बटालियन की बैक पाइपर बैंड टीम ने सिविक सेंटर में अपनी प्रस्तुति दी। अर्जुन रथ पार्क में पुलिस ने जवानों ने बैंड की धुन पर मेरे वतन के लोगों गीत की धुन बजाई और वहीं बैंड पार्टी ने सिविक सेंटर का भ्रमण भी किया। इस अवसर पर एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर और RI नीलकंठ वर्मा समेत अन्य अधिकारियों ने पुलिस बैंड टीम का हौसला भी बढ़ाया। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विभिन्न आयोजन किए जाते हैं जिसमें पुलिस की शौर्य गाथा और जो हमारे शहीद जवान हैं उसको याद किया जाता है। इसी क्रम में आज सिविक सेंटर में 1st बटालियन के पाइप बैंड के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोंडागांव में 3 नक्सलियों ने हथियार छोड़ समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का फैसला लिया है। इसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। इन तीनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोंडागांव में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाली महिला नक्सली सिरबत्ती उर्फ बत्ती कोर्राम पूर्वी बस्तर डिवीजन अंतर्गत सप्लाई टीम की सक्रिय सदस्य थी जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। इधर बीजापुर में 3 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। उसूर और इलमीडी थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। ग्रामीणों की हत्या मामले में नक्सली शामिल थे। बीजापुर जिले के थाना तर्रेम क्षेत्र में गोटुमपल्ली गांव में जवानों ने नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त किया है। DRG थाना तर्रेम CRPF की 153वीं और 168वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। नक्सली स्मारक खोजकर उसे ध्वस्त किया। शिवपुरी जिला अस्पताल से 2 दिन की नवजात बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 48 घंटे के अंदर नवजात को सागर जिले से सकुशल बरामद कर लिया गया। मासूम को वापस लाने के बाद उसकी मां को सौंपा गया। मामले में पुलिस ने बताया बुधवार करीब 5 बजे महिला ने बहला फुसलाकर मासूम को अपने साथ अस्पताल से वो लेकर फरार हुई थी और घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की। टीम ने साइबर की मदद से आरोपी महिला की तलाश की और इस दौरान अपहरणकर्ता महिला के सागर जाने की जानकारी मिली।
मौके पर पहुंची पुलिस ने एक बस से आरोपी महिला को नवजात के साथ पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। चेकिंग में बस में ये आरोपी महिला और ये बच्ची मिली। सर्वप्रथम हमारे लिए महत्वपूर्ण ये था कि बच्ची चूँकि 2 ही दिन की थी तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसे कुछ ना हो, तो तत्काल हॉस्पिटल में बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और इस आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया। इसके संबंध में किडनैपिंग का केस थाना कोतवाली में दर्ज है यहाँ शिवपुरी में, और आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसको रिमांड में लिया गया है। अभी इससे गहन पूछताछ की जाएगी। और अब अशोकनगर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर जिला अस्पताल में शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ है। मरीज के बेड पर बैठकर शराब पीते खुद परिजन दिखाई दिए हैं। वार्ड की नर्स ने रंगे हाथों शराब पीते परिजनों को पकड़ा है। 2 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अशोकनगर से, जहां पर जिला अस्पताल में शराब पीने का एक वीडियो वायरल हुआ है और मरीज के बेड पर बैठकर परिजन शराब पीते दिखाई दिए हैं। वार्ड की नर्स ने रंगे हाथों शराब पीते इन्हें पकड़ा है। 2 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार, शुभ रात्रि।